हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन कल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, उसका आज सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें अपन पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और उसी के साथ एक वियोजन अभिक्रिया, और उसी में पढ़े थे अपन ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दे। जैसे मान लो मेरे पास ए बी कोई यौगिक था, उसको सी परमाणु से अभिक्रिया करवाए, तो यहाँ से बना सी बी, और ए क्या हो गया? विस्थापित हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अधिक पर अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं जिसका कलर होता है नीला। इसमें मैं लोहे की कील डाल देता हूँ, आयरन। तो ये आयरन लोहे कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ से बना लेता है कॉपर सल्फेट का विलेन, जो उस विलेन का कलर होता है हरा, और यहाँ से कॉपर क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक ही आयन का विस्थापन है, मतलब एक ही धातु विस्थापित हो रही है, इस कारण इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ये विस्थापन कैसे होगा? ये होगा सक्रियता श्रेणी। एक सक्रियता श्रेणी आती है जो बनाई जाती है मानक अपचयन विभव पर, और इस मानक अपचयन विभव के आधार पर उसकी क्रियाशीलता का क्रम भी निर्धारित होता है, जिसमें अपन ओनली 10th क्लास के कोडिंग देखेंगे। सोडियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब ये बाएं बाएं से दाएं जा रहा हूं मैं, तो इसमें क्रियाशीलता का क्रम घटेगा। क्रियाशीलता का क्रम घट रहा है, मतलब ये इधर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होगी और इधर वाली धातुएं कम क्रियाशील होगी। अब ये मान लो जैसे सोडियम सोडियम पोटेशियम सल्फेट की क्रिया मैं अगर सोडियम के साथ कराऊंगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन मैं ये अभिक्रिया ऐसे करा दूं, सोडियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम के साथ कराऊं, तो पोटेशियम सोडियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और यहाँ से बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, और सोडियम क्या हो जाएगा? विस्थापित। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब ये सक्रियता श्रेणी में जो प्रथम वाला एलिमेंट है, ये पोटेशियम है। ये पोटेशियम इन सभी धातुओं को विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये धातु पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे सोडियम है, सोडियम कैल्शियम के बाद वाले सभी तत्वों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कैल्शियम सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम सल्फेट, इसकी क्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूँ? सोडियम। तो कैल्शियम से तो अधिक क्रियाशील है ना सोडियम, तो ये सल्फेट के आयन में से कैल्शियम को विस्थापित कर देगा और खुद का आयन विलयन बना लेगा, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम। अगर ये ऐसे हो जाए, सोडियम सल्फेट की क्रिया में किससे कराऊं? कैल्शियम के, तो ये इसे विस्थापित नहीं कर सकता और इस प्रकार कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे मैं कह सकता, ऐसे क्वेश्चन है कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो क्यों? तो क्या होगा? अगर मान लो मैं कॉपर सल्फेट को आयरन के सॉरी जिंक के पात्र में रखूंगा, तो जिंक के पात्र से जिंक का पात्र कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करेगा और वहां से कॉपर को विस्थापित करेगा, और जिंक खुद अपना विलयन बना लेगा, तो यहाँ से बनेगा जिंक सल्फेट, और क्या कॉपर क्या हो जाएगा? विक्षेपित। इस कारण उस पात्र की दीवारों पर हल्के हल्के छिद्र हो जाते हैं, क्योंकि वहां से जिंक अब खुद का विलयन बना लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसी का दूसरा टाइप था द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक एक अभि दो यौगिक होंगे, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होना ही कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण में सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? मतलब ए और बी दो यौगिक और सी डी और यौगिक, इन दोनों यौगिक के बीच में आपस में क्रिया कराऊंगा, और इन दोनों यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, तो यहाँ से बनेगा ए डी
और यहाँ से बनेगा Cb। और इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक क्वेश्चन है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया मैं सोडियम सल्फेट के साथ कराता हूँ, तो यहाँ से बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है, मतलब इसका एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराने पर श्वेत अवक्षेप किसका प्राप्त होता है, तो किसका प्राप्त होगा, बेरिलियम सल्फेट का। और इस अभिक्रिया में, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जिसमें भी अवक्षेप बन रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब अवक्षेप क्या होता है कि मान लो कोई भी बीकर के अंदर या परख नली के अंदर आप अभिक्रिया करा रहे हो और अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस अविलेय पदार्थ जमा हो रहा है, उसी को क्या कहूंगा मैं, अवक्षेप। अब ये श्वेत कलर का भी हो सकता है, पीले कलर का हो सकता है, काले कलर का हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन से आयन उपस्थित है और उन आयनों के कारण उसका कलर शो करेगा। तो अवक्षेप समझ में आ गया कि किसी भी परख नली या बीकर के अंदर अभिक्रिया कराने पर अविलेय ठोस पदार्थों का बनना क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। और यह हमेशा कौन से अभिक्रियाओं में बनेगा, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में अमोनियम क्लोराइड के साथ कराता हूँ, तो यहाँ से बनता है बेरिलियम क्लोराइड और यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में ना ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ये अभिक्रिया है ना ऊष्मा शोषी का भी उदाहरण है, क्योंकि ये अभिक्रिया कराने के लिए आपको इससे पहले ऊर्जा देनी पड़ेगी और तभी जाके अभिक्रिया संभव होती है। तो ये द्विविस्थापन के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण भी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। जैसे एक और उदाहरण है, लेड नाइट्रेट की क्रिया में पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराता हूँ, तो यहाँ से कराऊंगा तो यहाँ से बनेगा लेड आयोडाइड और ये अवक्षेपित हो जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है और जो इसका कलर होता है वो कलर होता है पीले रंग का। तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। और इसको कहा जाता है, इसका अगर खनिज लवण के नाम लिखे तो इसको कहा जाता है इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। तो ये दोनों के उदाहरण है, एक तो द्विविस्थापन और एक कौन से अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया का। अब मैं पहले एक नोट लाइन ये बता देता हूँ आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो भी होगी उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। कारण है कि इनके ऑक्सीकरण अंक में ना तो कमी होती है ना ही वृद्धि होती है। इस कारण इस अभिक्रिया में कोई रेडॉक्स अभिक्रिया किसी पदार्थ का ना तो ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन होता है, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। अब यदि एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन फॉर्मेट में बोल रहा हूँ मैं, यदि जिंक है, दानेदार जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल लेता हूँ H2SO4 की अभिक्रिया कराने पर पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ से जैसे जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में जो गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस के पास जैसे मैं जलती हुई मोमबत्ती लेके जाऊंगा तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ जलेगा। और जो पॉप साउंड के साथ जो उत्सर्जित गैस है वो कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, अगर उस रिएक्शन में आपके साथ बुध बुदाट के साथ बुध बुदाट व सरसराट, अब रियल में का याद आ गएगा, बुध बुदाट सरसराट चमचड़ाट जो भी है, अगर उसके साथ कोई रंगहीन और उसकी किसी प्रकार की गंध नहीं है तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है, आग बुझाने में सहायक है। तो अब अगर मैं ऊष्मा के आधार पे बात करूं, ऊष्मा के आधार पे अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है,
अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो वह अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का पहले मतलब उस अभिक्रिया को कराने के लिए पहले आपके देनी पड़े ऊष्मा। ऊष्मा देना जरूरी है। अगर ऊष्मा नहीं दोगे तो वह अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। और इसके इसको डिनो जो भी ऊष्मा रिलीज होती है उसे वो एंथैल्पी से डिनोट किया जाता है। और ये हमेशा उत्सर्जित होगी तो इसके लिए एंथैल्पी का मान हमेशा प्लस। और इसमें ऊर्जा आपको दे रहे हो इसका मान कम आता है। तो कोई भी अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया में लगभग जितनी आपने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी वह वियोजन अभिक्रिया लगभग बता रहा हूँ, मैं सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ। वियोजन अभिक्रिया सभी कैसी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रियाओं को कराने के लिए पहले आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी और ऊष्मा दोगे तभी अभिक्रिया। अब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म नहीं करूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बना रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब मैंने जैसे इसको गर्म किया तो यहाँ से बना कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैसे ये ओजोन का निर्माण, इसे पहले भी बता चुका कि ओजोन का निर्माण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पर यह संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ऑक्सीजन एक अन्य ऑक्सीजन के एटम से क्रिया करेगा और क्या बना देगा? O3। और ये O3 को ही कहा जाता है ओजोन। यूरिया में जल मिलाना, जैसे यूरिया है, यूरिया में जल मिलाओ तो यह अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी का। क्योंकि अगर आप हाथ में यूरिया को लोगे और उसमें थोड़ी हाथ में नमी रखोगे तो आपको हाथ ठंडा ठंडा फील होने लग जाएगा। उसका कारण कि आपके हाथ में उपस्थित ऊष्मा को यूरिया अवशोषित कर लेता है। या फिर खा जब भी यूरिया छिड़कने जाओ तब आपको खुद को एहसास हो जाता होगा। अब मैंने जितनी अधिकांश अभिक्रियाएं पढ़ी थी संयोजन वाली, वो संयोजन अभिक्रिया में अधिकांश उदाहरण किनके थे? ऊष्मा सेपी के। अब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको कहते कहते ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। और इसमें एंथैल्पी का मान हमेशा घटता है। एंथैल्पी अगर लोगे तो पहले अभिक्रिया के साथ लिखी जाती है और अगर उसको बाहर निकाल दोगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अब अभिक्रिया के दौरान विलयन का तापमान बढ़ रहा है, मतलब अगर विलयन का तापमान क्या हो जाए? बढ़ रहा है तो अभिक्रिया है ऊष्मा से भी। अगर तापमान में क्या हो? कमी हो रहा है, मतलब आप तक को वो पहले जो विलयन था अब वो ठंडा फील होने लग रहा है, मतलब वो कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया थी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण, इसके उदाहरण है चूना प्लस जल। और चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप जैसे जल मिलाओगे तो यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या रिलीज हो जाएगी? उसमें। वैसे भोजन का पाचन और भोजन का पाचन जैसे ग्लूकोज जैसे 6H12O6 और इसका पाचन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, भोजन पाचन में एक श्वसन प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा किस फॉर्म में होगी? एटीपी फॉर्म में। तो हाय, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। अब इसको पहले एक चार्ट से समझते हैं। अब नाम ही क्या आ रहा है? ऑक्सीकरण। मतलब कोई भी पदार्थ है या कोई भी परमाणु है यौगिक है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो? योग हो रहा हो तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। और जिसमें से ऑक्सीजन का हो क्या हो रहा हो? निष्कासन। निष्कासन हो रहा हो उसको कहेंगे अपचयन। या इसकी दूसरी फॉर्मेट में ले लो, अगर हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो? निष्कासन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो? योग। अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का योग हो रहा है उसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर विद्युत ऋणी तत्व का योग हो रहा हो तो भी कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो रहा हो? त्याग हो रहा हो या उसका निष्कासन हो रहा हो तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। अब जस्ट इसी का उल्टा, अगर यहाँ पे विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो जाए मतलब उस यौगिक में से विद्युत धनी तत्व बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अगर विद्युत धनी तत्व का
विद्युतधर्मी तत्व का योग हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। या फिर मैं ऐसे कह देता हूँ कि ऑक्सीकरण विद्युतधर्मी तत्व का योग हो रहा है तो, और साथ में विद्युतधर्मी तत्वों का निष्कासन हो रहा है, तो उस प्रकार की विक्रिया कहूंगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन का हटना, मतलब इलेक्ट्रॉन हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो किस प्रकार की विक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या कह दूं योग होना, किस प्रकार की विक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सोडियम आयन बनाएगा, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। वैसे मान लो मेरे पास आयरन +2 था, इसने एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और क्या बना लिया, आयरन +3, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज। तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। जैसे मान लो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, Cl-। वैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया, O-2। तो इनका तो हुआ अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है तो वो होगा अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, मतलब त्याग कर रहा है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। या फिर एक इसमें कह सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा काम में आएगी ये चीज़ अपने पास, अगर ऑक्सीकरण अंक में ऑक्सीकरण सॉरी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगर ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाए, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाए, तो कमी हो रही है तो उस सब प्रकार की विक्रिया को कहूँगा मैं अपचयन अभिक्रिया। अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपको, मेरे पास भूरे रंग का तार है, भूरे रंग का तार है, और वो कौन सा है, कॉपर का। इसको मैं गर्म करके, मतलब गर्म करूँगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करूँगा, और इस पे बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, और इसको कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब एक चीज़ बताओ, इसे कॉपर है, कॉपर पे ऑक्सीजन की क्रिया हुई और यहाँ से क्या बना, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब वैसे अगर मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दूं, तो यहाँ से कॉपर प्लस जल का निर्माण हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का में ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, तो मतलब इसका तो क्या हो गया, अपचयन। पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब एक ही पदार्थ के अंदर, मतलब ऐसे क्या, अगर एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाए तो उसका तो कहा जाए तो विषमानुपातन अभिक्रिया। पर एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और विषमानुपातन अभिक्रिया भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही भाग होता है। वैसे इसके अलावा एक और अभिक्रिया है, जैसे जिंक की क्रिया अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं तो यहाँ से बनता है जिंक ऑक्साइड। तो इसमें जिंक में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इस कारण यह अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऐसे में जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करा दूं, तो यहाँ से जिंक अपचयित हो जाता है और यहाँ से बनता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में देखो, जिंक से तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो मतलब इसका तो क्या हो गया, अपचयन। पर कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो आयो ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, और अभिक्रिया का निर्धारण भी अपन वैसे ही करेंगे। अब इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे H2SO4। अब मेरे को निकालना है सल्फर का ऑक्सीकरण अंक। जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसे मानेंगे x, उसे क्या मान लेंगे, x। अब जितने एटम है उनके आधार पर उनकी संयोजकता को निर्धारण करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण +1 शो करता है। प्लस हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, और इसकी संयोजकता कितनी है, +1। अगर धातु के साथ होता तो -1 होती। प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने एटम है, 4, और ऑक्सीजन की संयोजकता -2। अरे इस यौगिक पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण कितना है, सॉरी उस पर चार्ज नहीं दिख रहा तो क्या रखेंगे, बराबर में 0। सोल्व करते हैं, 2 + x - 8 बराबर 0। 8 - 8 में से 2 गए तो 6 बराबर 0। तो x पक्षांतर करोगे तो कितना हो गया, प्लस का 6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण कितना आया, +6। वैसे अगर मान लो मेरे पास है कार्बन डाई,
ऑक्साइड, जिसमें आपको निकालना है कार्बन का। तो कार्बन को मैं मानूंगा x प्लस, ऑक्सीजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, यौगिक पे किसी प्रकार का कोई चार्ज तो बराबर 0, तो x बराबर -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +4। जैसे एक पोटेशियम पर मैग्नेट, आपको इसमें मैग्नीज का निकालना है। अब मैग पोटेशियम के कितने एटम है, एक है, और इस पे चार्ज होता है +1, प्लस मैग्नीज को x मानना है और एक ही एटम में तो 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो भी x ही आएगा, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और पूरे यौगिक पे किसी प्रकार को चार्ज नहीं है तो क्या मानेंगे 0। तो सोल्व करो तो 1 -8 हो गया, -8 में से एक गया तो प्लस -7, तो x -7 बराबर 0, तो x पक्षांतर करोगे तो प्लस के 7। तो आई होप आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आ गया होगा। और इसी की पे फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पे। अगर आपको मान लो Fe2O3 आयरन का ऑक्सीकरण निकालना है, तो आयरन का निकालोगे तो आयरन के कितने एटम है, 2, और इसी का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन का कितना चार्ज -2, और इस यौगिक पे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, तो 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर 6/2, तो कितना आ गया +3। तो आप ऐसे किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हो और उसी आधार पे आप क्या याद करोगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसी के आधार पर निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने वही अभिक्रिया कराई, जिंक ऑक्साइड की क्रिया मैंने कार्बन के साथ कराई, तो यहाँ से बना जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ से जिंक का ऑक्सीकरण निकालूंगा तो यहाँ पे आ गया +2, और यहाँ पे मुक्त अवस्था में इसका कितना हो गया 0। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई, इसका मतलब इसका तो क्या हो गया अपचयन। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीकरण निकालूंगा तो यहाँ पे तो 0, पर यहाँ पे कितना हो गया +2, तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण। अब मैंने बता दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होना चाहिए और दूसरे पदार्थ का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। ये एक ही अभिक्रिया में हो रहे तो उस अभिक्रिया को क्या कहूंगा मैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें भी एक अभिक्रिया ऐसे समझोगे जैसे जिंक ऑक्साइड की क्रिया मैंने कार्बन से करवाई है, तो यहाँ से जिंक का अपचयन हो गया और यहाँ से कार्बन मोनो ऑक्साइड प्राप्त हो। अब इसमें दो शब्द आ गए, एक तो है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। अब ऑक्सीकारक जो नाम लिखा हुआ है ना, वो नाम है दूसरों के लिए काम में लेता है। अगर जो दूसरे का तो क्या करे ऑक्सीकरण कर दे, दूसरे का तो क्या करे ऑक्सीकरण करे, और स्वयं का क्या कर दे, स्वयं का अपचयन, तो उस पदार्थ को कहेंगे ऑक्सीकारक। मतलब जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण करे और स्वयं का क्या कर दे अपचयन, तो उसको कहेंगे ऑक्सीकारक। जिसके उदाहरण अपन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अपन पढ़ रहे हैं कि अधिकांश अम्ल होते हैं, अम्लों में धातु की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, पर नाइट्रिक अम्ल में ऐसा नहीं, ये प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे इसकी क्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर यहाँ से गैस रिलीज हो गया तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विषैली गैस होती है। तो यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकारक पदार्थ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीकारक है और पोटेशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीकारक है। और अपचायक क्या होता है, जो दूसरे का तो क्या करे अपचयन करे, दूसरे का तो क्या करे अपचयन, और स्वयं का क्या कर दे ऑक्सीकरण। तो मतलब जो नाम इन पे आ रहा है ना, ये दूसरों के लिए करते हैं, और जो नाम इसमें छुप गया वो स्वयं के लिए करते हैं। तो ऑक्सीकारक दूसरों का जो ऑक्सीकरण करे और स्वयं का क्या कर दे अपचयन कर दे। और अपचायक कौन होंगे, जो दूसरे का तो अपचयन करे और स्वयं का क्या करे ऑक्सीकरण। अब मैं इसी में पूछ रहा हूँ, जिनका यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और जबकि कार्बन का क्या होता है यहाँ पे अपचयन। अब ये अपचयन को देखो, अपचयन इसके सापेक्ष में देखना है, इसका तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और खुद का क्या कर रहा है अपचयन कर रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकरण जिंक ऑक्साइड को देखो, जिंक इसका स्वयं का तो क्या कर रहा है, ये अपचयन कर रहा है, और कार्बन का क्या कर हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका मतलब ये क्या हो गया अपचायक। ये क्या हो जाएगा अपचायक। तो आए आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। अब मैंने इसमें एक शब्द काम मिला पोटेशियम परमैंगनेट।
अगर पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर। इसका अगर ऑक्सीकरण यहाँ निकालोगे तो +7 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 5 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट किए थे, तब जाके कितना +2 में, मतलब खुद का अपचयन कर रहा है। तो इसका तुल्यांक भार कितना होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का आणविक द्रव्यमान जो भी इसका भार आएगा अपॉन 5। तो ये अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांक भार हो गया। वैसे अगर क्षारीय माध्यम या उदासीन माध्यम की बात करूं तो ये कन्वर्ट होता है Mn+4 के अंदर। तो इसमें इसका तुल्यांक भार क्या होगा? तो वही पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांक भार जो भी मोलर द्रव्यमान है अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का, तो अपॉन 3। तो इसका हो जाएगा तुल्यांक भार, पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन या क्षारीय माध्यम में तुल्यांक भार। और इस पे शायद पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट के अंदर, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि जल अम्लीय माध्यम में, मतलब अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांक भार क्या होगा? ऑप्शन है M/2, सेकंड ऑप्शन है M/3, थर्ड ऑप्शन है M/4 और लास्ट ऑप्शन है M/5, मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? M/4। M का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट टोटल आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। और आणविक या मोलर द्रव्यमान वो होता है जो यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। अगर मैं इसी में बात आ गई तो एक उदाहरण है फॉस्फोरस अम्ल। और फॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO4। इसका भी आपको क्या देखना है? तुल्यांक भार। और इसकी संरचना होती है P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। अगर सीधा हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंदे जुड़ता है तो ये जैसे जल में जाएगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ से कितने H+ आयन देगा? 3 H+ आयन देगा। मतलब इस अम्ल की सारकता कितनी है? 3। तो इस बीच फॉस्फोर का जो भी भार है, मतलब मोलर मास है अपॉन 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? तुल्यांक भार। वैसे अगर ऑर्थो फॉस्फोरस की बात करें मैं, ऑर्थो फॉस्फोरस H3PO3, और एक होता है हाइपोफॉस्फोरस, ये देगा 2H+ आयन और ये देगा एक हाइड्रोजन आयन। तो इसकी तुल्यांक भार क्या हो जाएगा? ऑर्थो फॉस्फोरस का मोलर द्रव्यमान अपॉन 2, वैसे हाइपोफॉस्फोरस का मोलर द्रव्यमान अपॉन 1। तो ये इनके हो गए तुल्यांक भार। तो आपको यहाँ तक सारी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। रेडॉक्स विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित और ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है। अब इस 10th क्लास के जो चैप्टर का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका लास्ट टॉपिक है संक्षारण। और संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सीधा सवाल तो यही पूछा जाएगा, और पूछा जाने वाला सवाल सबसे अच्छा यही है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब संक्षारण क्या होता है कि ये अशुद्धि या नमी, कोई अशुद्धि या नमी का मतलब जल या फिर वायु, और वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु का संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। विशेषता क्या होगी? ये एक रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब एक ये तो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया इसका मतलब एक नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण। अगर रासायनिक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है फिर रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती। मतलब रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका मतलब किसका निर्माण होगा? एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और संक्षारण के दौरान ऑक्सीकरण मतलब उपचयन होता है, बता ही चुका पहले। और ये एक प्रकार की प्राकृतिक विद्युत रासायन सेल की तरह कार्य करता है। मतलब जैसे विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल क्या होता है? मतलब एक धातु है, उस धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दो या फिर उसी धातु की कोई अन्य परत जम जाए तो वो विद्युत सेल की तरह कार्य करेगा। और ये ऑक्सीकरण और रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना।
और लोहे पर जंग लगना Fe2O3 डॉट XH2 और X का मान 1 2 3 ऐसे कितना भी हो सकता है और इसी को कहा जाता है जंग का फॉर्मूला। अभिक्रिया लिखो तो आयरन जल और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बनाएगा Fe2O3XH2O। और इसको याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जंग का सूत्र क्या होता है। वैसे अगर चांदी पे सल्फर की क्रिया करा दो, तो यहाँ से बनता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का ये कलर होता है, ये होता है काला कलर। तो आपसे पूछा जाए कि सिल्वर का काला पड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण अभिक्रिया है, मतलब इसमें भी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा। और ये जो काली परत जम रही है वो जम रही है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। वैसे कॉपर की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे कर ले, इसे सीधे करता नहीं है अभिक्रिया, तो ये सीधे कर ले तो क्या बना देगा, कॉपर कार्बोनेट। और इसका रंग कैसा होता है, हरा। पर ये को पहले बनाएगा सोड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होगी और क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट। तो सीधे रूप से अभिक्रिया या बहुत कम संसारित होता है। पर अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट। या फिर हो सकता है दोनों का मिक्सर चले, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिश्रण हो तो भी वो कॉपर क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। अब कोई भी चीज हो रही है, संक्षारण हो रहा है, इसका मतलब उनमें अन्य तत्व तो जुड़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संक्षारण में उस वस्तु का क्या भार क्या हो जाते हैं, भार में वृद्धि हो जाती है, पर उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, भार में तो वृद्धि हो रही है पर गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। इतना इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसके रोकथाम के उपाय करूं, रोकथाम में या तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, लेपन कर देता हूँ। और लेपन का मतलब मैं या तो इसके ऊपर क्या लगा दूं, पेंट कर देता हूँ, ग्रीस लगा दूं, या कोई ऑयल लगा देता हूँ। तो इससे भी कुछ हद तक संक्षारण को रोका जा सकता है। या फिर मैं एनोडीकरण एनोडीकरण जो एक विद्युत सेल की तरह कार्य किया जाता है, या इसे बोल दूं यशद लेपन, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। अब ये क्या होता है, कोई धातु है, उस धातु पर अधिक क्रियाशील धातु जो कि वातावरण में उपस्थित वायु से क्रिया करेगा और एक नई परत बना लेगा। मतलब मान लो एम धातु है, इस धातु के ऊपर मैं किसी अन्य धातु एम ए की कोई परत चढ़ा देता हूँ इसके इसी धातु के ऊपर, तो ये धातु तो सुरक्षित रह जाएगी, ये धातु क्रिया करेगा, पर खराब होगी तो ये धातु होगी, ये धातु खराब नहीं होगी। तो किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाएगा, यह सदलेपन। और ये विद्युत उपकरण या विद्युत सेल के द्वारा बनाए चढ़ाई जाती है, तो उस कारण इसको कहा जाता है विद्युत लेपन। और उसमें जिस धातु पर आपको परत चढ़ानी है, या जिस धातु पर परत चढ़ानी है, तो उसको लिया जाता है एनोड, और इस कारण उसका क्या नाम पड़ गया, एनोडीकरण। और दूसरा है कि आप जितना हो सको नमी या फिर वायु से जितना दूर रख सको, तो उसे भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसी में एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, मतलब कोई भी वसा या कोई तेलीय युक्त पदार्थ है, तेलीय युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आकर खराब हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण तो हो रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो इसका मतलब ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका मतलब उस पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है जिससे कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। और वसा या तेल युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण उसके स्वाद और गंध दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और इसे ही कहा जाता है विकृत गंधिता। और ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बचाव में क्या, कि अगर जो भी पैकेट लाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे तेलीय युक्त पदार्थ है, तो उनमें आप नाइट्रोजन गैस भर दो। और नाइट्रोजन गैस होती है अक्रिय गैस। नाइट्रोजन कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। जैसे कि चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। या प्रति ऑक्सीकारक डाल दो, उस पदार्थ में कोई प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दो, तो वो उसे भी विकृत गंधिता से बचा सकता है। एक उदाहरण, जैसे मान लो मेरे पास आचार है,
अगर मैं आचार को इसे खुला छोड़ दूंगा तो इस पे फफूंद वगैरह लग जाती है, और फफूंद लग जाएगी तो जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाएगी, तो उसका भी क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता। पर इसको मैं आचार को तेल के अंदर डुबो के डाल देता हूँ, तो तेल उसको एक प्रतिओक्सीकारी की तरह कार्य करेगा, मतलब एक प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करेगा, और उस आचार को खराब होने से बचाएगा। वैसे मिठाई मिठाई वगैरह आती है, तो मिठाई में आप चाशनी या शक्कर मिला देते हो, या जैसे जलेबी है, जलेबी को किस में रखा जाता है, चाशनी के अंदर। तो वो चाशनी भी है ना, एक विकृत गंधिता है प्रतिओक्सीकारी की तरह व्यवहार करती है, जिससे मिठाई या जलेबी को खराब होने से बचाते हैं। तो आप ये अपने 10th क्लास में इतना ही था। अब अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे विद्युत सॉरी अम्ल, सार व लवण। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर यही है, और ये रीड के अंदर भी दिया हुआ है। तो आज के लिए धन्यवाद।